Hello everyone, welcome to my channel Track with Indresh. Very good evening to everyone. So today's discussion is on theories of capital structure. आज हम लोग theories of capital structure, sources of capital structure या capital ये सारी चीजें आज के सेशन में करने वाले हैं. There will be definition, sources, feature and theories with diagram. You will be learning a lot from today's session. So let's start without wasting any time. So what is capital structure? कैपिटल स्ट्रक्चर एज इट्स नेम सजेस्ट कि भाई ये कॉम्पोजिशन है ऑफ योर कैपिटल एम्प्लॉयड विद द फर्म फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. सो इट्स अ सिंपल इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ द कैपिटल. स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी बिल्डिंग का एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, राइट? वो स्ट्रक्चर क्या है? या उसमें अलग-अलग राइट फ्लोर्स होंगे, आपने अलग-अलग मटेरियल का यूज़ किया होगा, राइट? या अलग-अलग डोर्स इसमें लगे होंगे, मतलब कुछ भी आप ऐसा एक अज़्यूम करो कि कोई एक ढांचा किसी चीज़ का क्या होता है, इसका कंपोज़िशन को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना? सिंपल ऐसे ही कैपिटल के अलग-अलग सोर्सेज़ को अगर हम एक साथ रखें या उनका एक मिक्स डिसाइड करें, उसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं. It comprises both owner's capital, that is equity or a preferred capital, and debt capital. कुछ भी लाइक हमारी इसमें कैपिटल जैसे कि ओनर्स या डेट हो, दोनों के ही कॉम्पोजिशन को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में रखते हैं. यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर जो होती है मैं बता दूं, इट रिप्रेजेंट्स द फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द कंपनी. मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में लाइव क्लास में ये चीज समझाया था. अच्छा, मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ, ये जो आज की अभी सेशन है, ये लाइव लाइक चैट के थ्रू तो है, मतलब लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डिंग ही आप लोग देख रहे हो. बट हाँ, आपको कोई क्वेरी हो, आई विल बी लाइव ओवर हियर. As I was not very well to take the session, so I have rescheduled this particular class. Like uh, I'm recording this session जिससे कि आप लोग इसको देख पाओ, पढ़ पाओ और अच्छे से समझ पाओ. इट्स अ रिक्वेस्ट दैट आप पूरी वीडियो देखना प्लीज, बिकॉज पूरी वीडियो में बीच में ही आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लास्ट तक बहुत लर्निंग है. सो डू वॉच द वीडियो, देन उसके बाद ही लाइक करना, कमेंट करना. So, what is capital structure? It is a combination of all the long-term sources of finance, that is equity, preference, debenture, loans, bond, reserves. So, it's a special uh, thing that it is a combination of long-term sources of finance. So, कैपिटल स्ट्रक्चर नॉर्मली लॉन्ग टर्म सोर्सेस के लिए ही देखा जाता है. इसीलिए हम इसको कैपिटल मिक्स थ्योरी भी कहते हैं, बिकॉज इसमें हमारे पास अलग अलग कैपिटल के सोर्सेस दिखाई पड़ते हैं. सो डू यू नो वन थिंग दैट व्हाई मोर फोकस इज ऑन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर? हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर को क्यों डिसाइड कर रहे हैं? व्हाई व्हाई देयर इज अ मोर फोकस ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर? हैव यू एवर लाइक thought of this particular thing? So, deciding a suitable capital structure is the important decision of the financial management because it is closely related to the value of the firm. Exactly. Whatever you will have a decision on your capital structure or sources of capital or a mix of a capital or a ratio of that particular mix, it will be directly uh, or indirectly also affecting your value of the firm. इसी के बारे में तो आज पूरा सेशन है कि हम लोग अगर डेट या इक्विटी को हम लोग अगर कम या ज्यादा करेंगे तो उसका असर वैल्यू पे क्या पड़ेगा. और हाँ, आज हम इस सेशन में एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ेंगे, डायग्राम के साथ भी पढ़ेंगे. So capital structure is a permanent financing of the company represented primarily by the long term debt and equity. तो जहाँ पे परमानेंट फाइनेंसिंग है तो वहां पे सोच समझ के ही हमको कदम उठाने चाहिए कि कितना लॉन्ग टर्म होना चाहिए, डेट में कितना, हमारा इक्विटी में कितना, प्रेफरेंस में. Okay, so let's define the capital structure. So according to James C. Van Horn, the mix of so the mix of the firm's permanent long-term financing represented by the debt, preferred stock, common stock, equity. Mix है. और प्रशांत चंद्र के हिसाब से composition of the firm's financing consist of the equity, preference debt. वही जो हमने अभी बताया, इन्होंने यहाँ पे define किया है. So are capital structure and a financial structure the same? So there is also one question. Normally we do study about the capital structure and we just skip this particular topic, financial structure. क्या ये सेम है?
क्या ये डिफरेंट है? सो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर. It shows the pattern long sorry, pattern total financing, right? It's a total like financing. It's total financing. If I say that the total liability, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो. Normally we see na liability में we have a long term liability that is borrowed and a equity, and we have some short term liabilities that is your creditors, bill payable, bank overdraft, and many much like things, provisions, right? And we have a asset side, that is your uh, current asset and a non-current assets, right? So whatever the total liability is in your company, that is your financial structure. Financial structure is also, right, capital structure, that is long-term financing, there is debt and equity, and plus your all the current liabilities. Okay, then what is the difference between the financial structure and a capital structure? So now I hope that you might got the idea about the difference between the financial and a capital structure. फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही हो रहे हैं, और कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म ही हो रहे हैं. यहाँ पे इंटायर लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगी. यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ही देखने को मिलेंगी. फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में हमारे सारे के सारे सोर्सेज ऑफ कैपिटल आएंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हों, चाहे वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हों. कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग, डेट, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी. इट विल नॉट बी मोर इंपॉर्टेंट वाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म. अब देखो, जब भी हमको वैल्यू ऑफ द फर्म के बारे में डिटरमिनेशन चाहिए होता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का रोल उतना ज्यादा नहीं है. कैपिटल स्ट्रक्चर जब कैलकुलेट करते हैं, तब वैल्यू ऑफ द फर्म में बिल्कुल हमारा असर पड़ता है, जिसके बारे में आज का सेशन है. अभी आगे हम लोग वो सारी चीजें भी करेंगे. सोर्सेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को समझने के बाद सोर्सेज समझना है, उसके बाद ही हम लोग थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पे जाएंगे. तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं. यहाँ पे कुछ मैंने लिखे हुए हैं. शेयर कैपिटल. अब शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बॉन्ड है, डिबेंचर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, रिजर्व और रिटेन अर्निंग है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, सेल ऑफ एसेट है, लीज फाइनेंसिंग है, वेंचर कैपिटल है. ये सारी चीजें होती हैं. आइए कुछ इनमें से हम लोग इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं उनके बारे में डिस्कशन लेते हैं. तो व्हाट इज इक्विटी? व्हाट इज इक्विटी शेयर? ओहो, या व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल? सो इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाते हैं. यही हमारे ओनर्स होते हैं. मतलब प्रेफरेंस शेयर को छोड़ के जितने भी हमारे ओनर्स कैपिटल है या इक्विटी शेयर कैपिटल है, या इसको हम लोग ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं. इक्विटी शेयर को ही रियल ओनर कहा जाता है. इन्हीं के पास ही कंट्रोल होता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी पे. मतलब यही है मेन डिसीजन मेकर. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एलिजिबल टू गेट द डिविडेंड ओनली इफ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट. जब कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा, रहेगा, तभी इनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. यू शुड नोट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ये हमको नोट करके जरूर चलना चाहिए. ज्यादातर लोग इसको भूल जाते हैं, तो आप ना भूलना इसको. इक्विटी शेयर कैपिटल जो है रिडीम्ड है, ये बात लाइक मिथ में भी आ सकती है, राइट? तो इसको रिडीम नहीं किया जा सकता है. इट इज नॉन रिडीमेबल. एग्जाम्पल के तौर पर एक बात आपको समझाता हूं, कहता हूं. तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हम तो पर अपना पैसा निकाल सकते हैं, जी निकाल तो सकते हैं, बट उसकी कंपनी की कैपिटल एज इट इज रहती है. फॉर एग्जाम्पल, राइट, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, एग्जाम्पल से समझ लो. कंपनी है, उसके पास मान लो कैपिटल है, मैं कहता हूँ 10 लाख रुपीज की, राइट? 10 लाख रुपी कैपिटल है उसके पास, राइट? तो अभी ये मैं कह रहा हूँ कि मान लो ऐसे 4 लोग हैं, ए बी सी डी, राइट? ए के पास सबके पास मैं कह रहा हूँ 2.5 लाख रुपए हैं. 2.5, 2.5, 2.5, राइट? सबका 2.5 लाख रुपीज लगा है ना? 2.5 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना? अगर अब देखो, इनकी ये कैपिटल लगी हुई है. अब मैं कह रहा हूं ये जो कंपनी की 10 हो, या
तो अगर मैं कह रहा हूँ ये जो कंपनी की 10 लाख रुपए की जो कैपिटल है, ये रिडीम नहीं हो सकती, मतलब इसमें से ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बी चाहें कि अपनी 2.5 लाख रुपीस निकाल लें, तो यहाँ पे 7.5 कैपिटल रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बी को अगर अपनी, यहाँ पे क्वेश्चन होगा ना, क्या बी कभी अपना पैसा निकाल ही नहीं पाएगा? नहीं, निकाल सकता है। ओनर ट्रांसफरशिप हो सकती है, ओनरशिप की ट्रांसफर हो सकता है, राइट? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, इफ बी वॉन्ट टू टेक आउट हिज और हर मनी, तो क्या होगा? कंपनी के पास 10 के 10 लाख रुपए बने रहेंगे, बट बी को पैसा अपना निकालना है, बी निकाल सकता है। निकाल कैसे पाएगा? जब ये इतनी ही कोई और इस कैपिटल को खरीदेगा, मतलब इसमें अपना पैसा लगाएगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं, यहाँ पे ई आ जाते हैं, मिस्टर ई आ जाते हैं, मिस्टर ई ने 2.5 लाख रुपए इसमें लगा दिया और बी ने अपना पैसा निकाल लिया, तो इनकी पोजीशन, कंपनी की पोजीशन 10 की 10 बनी रही, बिकॉज अब बी ओनर नहीं रहे, अब ई ओनर हो गए हैं। अब ओनर इसमें ए, ई, सी और डी हैं, बी हमारे ओनर नहीं रहे बिकॉज उन्होंने 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। बस यहाँ पे यही चीज कही गई है कि इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब अभी भी लाइफ में भी नहीं निकल सकता, अनटिल एंड अनलेस कंपनी डिसॉल्व हो रही हो। जब डिसोल्यूशन होता है तभी इनकी कैपिटल वापस करी जाती है, अदरवाइज नहीं। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, राइट, ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि इट कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ये कौन से प्रिंसिपल के आधार पर बोला गया है? कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आधार पर ये चीज कही गई है? विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल हाईलाइट्स दैट इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी? आप लोग को कोई डाउट हो मेरे को पूछ सकते हो, बिकॉज आई एम लाइव ओवर हेयर फॉर सॉल्विंग योर डाउट्स। आप कमेंट में अपने बता सकते हो चीजें, राइट? कमेंट में आप हमसे कह सकते हो, बोल सकते हो। अभी जैसे मैंने ये सवाल पूछा है, रिडीम हो रही है, नहीं हो रही है, तो कौन से प्रिंसिपल पे नहीं हो रही है, तो आप मेरे को आंसर दे सकते हो, ठीक? तो होपफुली आप लोग यहाँ पे आंसर दे भी रहे होगे, दे चुके होगे। नहीं भी दे रहे हो, अगर मैंने यहाँ पे सवाल पूछा विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेज दिस थिंग, तो इसका सही जवाब है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, राइट? कि भैया गोइंग कंसर्न लगा रहता है, कंपनी चलती रहेगी, इसी वजह से कि कोई रिडीम ना, इसीलिए कोई रिडेम्पशन नहीं होता। देन लायबिलिटी ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल इज वैल्यू ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक? इसका मतलब क्या होता है? कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर से बस उतना ही मांग सकती है जितना अनपेड है, इससे ज्यादा नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। इक्विटी शेयर होल्डर में हमेशा लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी। लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग विद एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2.5 लाख रुपीस कहे थे, 2.5 लाख रुपए, चलो इसको थोड़ा सा वैसे लिख देते हैं। ओहो, लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। मैं कह रहा हूं 2.5 लाख रुपए हैं, राइट? एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं कि अगर एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, तो कितने शेयर्स हो गए इसके पास? 2500 शेयर्स हैं, 2500 शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, राइट? नॉर्मली जब कोई कंपनी में जाता है, पैसे लगाता है, तो दो तीन स्टेप्स में होता है। जैसे कि उसको सब्सक्रिप्शन के टाइम पर कुछ लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं कि सब्सक्रिप्शन के टाइम पर इसको 20 रुपए लगाने थे, जो कि इसने लगाए हैं। तो इसने कितने लगाए होंगे? कितने लगाए हैं इन्होंने अभी? 50,000 रुपीज, राइट? 50,000 रुपए इन्होंने लगा दिए हैं सब्सक्रिप्शन के टाइम पर, इन्होंने जब सब्सक्राइब किया होगा।
फिर उसके बाद इनकी फर्स्ट कॉल रही होगी कि भाई चलो आपको अलॉट हो गया है, तो आप अपना फर्स्ट कॉल का मनी दो। फर्स्ट कॉल पे इन्होंने 30 रुपीज दे दिया है, जो कि कितने वैल्यू के बराबर होगा? कितनी वैल्यू के बराबर होगा? 75,000, है ना, 75,000 रुपए। फिर उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल अगर मैं कह रहा हूं, तो कितना मैंने कहा 50 रुपए बचा ना भाई, 100 रुपए का अगर शेयर है तो 50 रुपए ये दे चुके हैं, 50 रुपए बचा, अभी इन्होंने इतना पैसा नहीं दिया है। तो कंपनी इनसे कितना मांग सकती है? कंपनी इनसे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए के हिसाब से ही इनसे रुपया मांग सकती है ना? तो वो कितना होगा? वो कितना होगा मैं इधर लिख देता हूँ, 0,005, 1,25,000। सही बात है ना? 1,25,000 दे चुके हैं, 1,25,000 बचा है, तो 1,25,000 की ही इनकी लाइक मान लो ये मिस्टर ए है, तो मिस्टर ए की लाइबिलिटी सिर्फ 1,25,000 की ही है। तो मान लीजिए इन्होंने ये भी पे कर दिया था, तो ए की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो इसी को कहते हैं अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। खाली 50 रुपए के हिसाब से इन्होंने नहीं दिया था, जो कि 2500 शेयर्स हैं, तो इनकी लाइबिलिटी सिर्फ इतनी ही बनी। तो यही इक्विटी शेयर कैपिटल के कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। ओके, देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस होता है ओवर द इक्विटी। इट इज अ शेयर्स which have a preferential right to get dividend and get back the initial investment at the time of the winding of the company. Preference share are eligible to get the fixed rate of dividend and they do not have a voting right. भाई सिंपल सीधी बात है, जो फिक्स्ड परसेंटेज चाह रहा है, एक्चुअली में जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको इक्विटी से पहले पैसा चाहिए होता है, और दूसरी बात इनको फिक्स्ड डिविडेंड चाहिए होता है, इसीलिए इनको फिक्स्ड बियरिंग सिक्योरिटी भी कहा जाता है। ये लोग नॉर्मली कहते हैं इनको 10% डिविडेंड चाहिए, 15% डिविडेंड चाहिए, 20% डिविडेंड चाहिए, मतलब ये अपना पहले से फिक्स करके चल सकते हैं। प्रेफरेंस इसीलिए उनको कहा जाता है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा तभी इनको मिलेगा, एक बात ये सही है। ऐसा नहीं है कि हमको देना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है, ना कहा गया। जब कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा तो इक्विटी से पहले इनको मिलेगा, और वो भी फिक्स्ड अमाउंट में। अगर ये 15% चाह रहे हैं तो 15% ही मिलेगा। और बिल्कुल रिटर्न ऑन कैपिटल ऑल्सो। अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो जब पैसा बांटा जाता है, पहले हमारे पास जो डेट वगैरह हैं, है ना, जो क्रेडिटर हैं उनको दिया जाता है, उसके बाद पैसा बचता है, उसके बाद प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है, तब जब बचता है तब इक्विटी को दिया जाता है। इसीलिए इक्विटी को हम लोग रियल ओनर लाइक कहते हैं। फाइन, देन वी हैव अ डिबेंचर। डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट issued by a company under its seal acknowledging a debt and acknowledging a receipt or of loan। तो आपने कंपनी को लोन दे रखा है, उधारी है कंपनी का, ये सर्टिफिकेट आपको बताता है, इसी को हम लोग डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर भी हमारे शेयर इक्विटी के तरह होते हैं, मतलब हर एक जैसे वहां पे एक यूनिट होता है, और जिसके पास वो यूनिट है उसको शेयर होल्डर कहते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी यूनिट होता है, और जिनके पास ये होता है यूनिट उनको डिबेंचर होल्डर कहते हैं। डिबेंचर लोन की तरह है, कंपनी ने लोन ले रखा है किसी से, बिकॉज यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। डिबेंचर बॉन्ड लगभग एक जैसे सारे चीजें होते हैं, तो मैं हर एक चीज को नहीं बता रहा। डिबेंचर होल्डर इज entitled टू गेट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ डिबेंचर अमाउंट। So debenture includes the debenture stock, bond, and any other securities of the company, whether constituting a charge of the asset of a company or not। मतलब हो सकता है आप किसी एसेट पे ये चीज दिए हो, बिकॉज लोन है, तो लोन आपका सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, तो ये किसी न किसी एसेट्स पे भी दिए जा सकते हैं। देन वी हैव अ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग आर अनदर मेथड ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। रिटेन्ड अर्निंग भाई, रिटेन अर्निंग मतलब कि इसको भी मैं थोड़े एग्जांपल्स से बता देता हूँ। मान लीजिए कंपनी ने अर्न किए हैं कुछ
₹10,000 प्रॉफिट है कंपनी का। तो जब कंपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकालती है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ₹5,000 निकाल लेती है, राइट? या कह देते हैं कि 5,000 चलो ज्यादा है, मैं कह देता हूं कि ₹2,000 निकाल देती है। कंपनी ने ₹2,000 निकाल लिए, रिटेन कर लिए, रोक लिए। मतलब ये जो प्रॉफिट होता है वो किस लिए होता है? ये प्रॉफिट जो है ये आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड, सबसे जो बचा हुआ है ये बचा आया है 10,000। मतलब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पैट। इसमें से जब ₹2,000 कंपनी रोक रही है, बिकॉज ये जो बचा हुआ है ये एज अ डिविडेंड देना पड़ता है, राइट? तो जब ये कंपनी अ, जब कुछ पैसा रोक लेती है, फॉर एग्जाम्पल ₹2,000 रोक रही है, इसी को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। इसको रिटेन कर लिया। इसका एक और नाम है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ प्रॉफिट को रोक रहे हैं, इसीलिए इसको प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं और रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। ये फ्यूचर फाइनेंसिंग के काम आता है। जब हमको इक्विटी से नहीं उठाना है, डिबेंचर से या लोन से या डेट से नहीं उठाना है, तो हम रिटेन अर्निंग से उठा लेते हैं, बिकॉज ये इजी एंड फास्ट होता है फाइनेंसिंग का तरीका, राइट? तो हर साल ऐसा कुछ हम करते हैं तो हमारे पास काफी कुछ प्रॉफिट का अकोमुलेशन हो जाता है और ये कंपनी के एक्सपेंशन, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन में बहुत काम आता है। इसको हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग कहते हैं, इंटर फाइनेंसिंग कहते हैं या प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। अगर कंपनी प्रपोज करती है डिविडेंड that exceed 20% of its paid up capital, then it must transfer at least 10% of its current profit to reserves, जो कि इसी सारे काम के लिए आती है। ये चीज आप इस पर्टिकुलर साइट से देख सकते हो। मैंने ये पीडीएफ का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी। आप वहां से इसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है? ये कंपनी के रिटेन अर्निंग के बारे में बताएगा आपको बहुत अच्छे से। देन वी हैव अ हायर परचेज सिस्टम। अब हायर परचेज तो आपने पढ़ा है, इवन लीजिंग और रेंटिंग भी पढ़ा है। लीजिंग और हायर परचेज लगभग एक जैसा ही है। यहाँ पे आप किसी एसेट को खरीदते हो, मतलब हायर परचेज में डाउन पेमेंट करते हो, देन उसके बाद कुछ इंस्टॉलमेंट्स देते रहते हो। हालांकि डाउन पेमेंट करके आप लेके आ जाते हो और उसका यूज करते हो, राइट? और साथ ही साथ आप कुछ विद इंटरेस्ट आप हर महीने या हर जो भी आपका लाइक आपने पीरियोडिक इंटरवल्स डिसाइड किए हैं उस हिसाब से आप उनका पेमेंट करते हो। जब तक फाइनल पेमेंट नहीं हो जाता तब तक एसेट की ट्रांसफर नहीं होती, बट यू हैव अ राइट टू यूज दैट पर्टिकुलर एसेट। तो ये हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस में कैसे है? भाई देखो, बहुत सिंपल सीधी बात है। मैचिंग प्रिंसिपल को अगर आप अपनाओगे, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि हमको मैच करना है ना, या डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट को भी आप यहाँ पे उठा सकते हो, ले सकते हो। आप लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट कहते हो। आपके पास एसेट के रूप में मैं कह रहा हूं कि कार आपने ले ली है या वैन ले ली है जो आपके बिजनेस में काम आ रही है, इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। बट आप सोचो, 10 लाख रुपए की वैल्यू आप यहाँ पे दिखा तो रहे हो, बट आपने पैसा तो लगाया ही नहीं यहाँ पे, या लगाया तो थोड़ा लगाया। 10 लाख में आपने कहा 2 लाख रुपए लगाए, तो ये 2 लाख बराबर 10 लाख कैसे दिखा पाओगे? सोचो, तब तो ये मैच ही नहीं करेगा, गलत होगा। इसीलिए आपकी जितनी वैल्यू की एसेट है उतनी ही वैल्यू की आप उसको इक्विवेलेंट सोर्स ऑफ फंड में दिखाते हो, सोर्स ऑफ लाइबिलिटी में दिखा देते हो। भाई सिंपल सीधी बात है, 2 लाख मैंने डाउन पेमेंट किया है और 8 लाख मैंने फाइनेंसिंग कर रखी है। आपको पोजीशन मिल जा रहा है इसलिए आप अपने एसेट में दिखाओगे, बिकॉज यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर एसेट एंड आपको उससे वैल्यू भी मिल रहा है। अदरवाइज मैं कह दूं कि वैन का काम है, उसी से आपकी सेल भी हो रही है। सेल अब कैसे हो रही है? यू विल नेवर नेवर जस्टिफाई। अगर आप सोचो कि नहीं, हम वैन और कार को दिखाएंगे नहीं जब तक हम ना ले लें या ना मेरे पास पूरा पूरा पोजीशन आ जाए या ओनरशिप आ जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज उसी वैन या कार को यूज करके कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो, उसी से अर्निंग कर रहे हो। क्योंकि अर्निंग कर रहे हो तो सेल्स दिखाओगे, सेल्स दिखाओगे तो आप सोर्स दिखाओगे, सोर्स दिखाओगे तो इसका भी सोर्स दिखाओगे कि ये आया कहां से। इसी वजह से हायर परचेज सिस्टम को भी हम वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस मानते हैं। एग्जैक्टली हमारा लीजिंग होता है। लीजिंग में बस ये होता है कि आप कुछ सालों तक किसी भी एसेट के पोजीशन को ले लेते हो, बट उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। आप उसको ईयर बाय ईयर कुछ ना कुछ रेंट पे करते हो, जिसको लीज कहते हैं। फिक्स एसेट नॉर्मली होता है, आप यहाँ पे एसेट को परचेज नहीं कर रहे होते हो।
फिर वही बात फँसती है, आप बहुत एक तो बहुत महँगे एसेट्स होते हैं, उन्हीं को ज़्यादातर जैसे कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या कोई बहुत हेवी मशीन है या बहुत बड़ी लैंड है, जिसकी वैल्यू करीब-करीब 10 करोड़ है, 20 करोड़ है और कंपनी को इतने पैसे नहीं लगाना है। तो वो 50 इयर्स की लीज़ पर उस लैंड को ले लेती है या उस पर्टिकुलर मशीन को ले लेती है, ठीक? 10 करोड़ की वैल्यू तो आ गई आपके पास, लैंड तो दिखाओगे ही दिखाओगे अपने बैलेंस शीट में, बट उसकी इक्विवेलेंट की कैश कैसे दिखाओगे या लायबिलिटी कैसे दिखाओगे? बिकॉज़ कुछ ना कुछ कैपिटल रही होगी, तभी आपने वो एसेट खरीदा होगा। यही हमारा डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है। तो इसीलिए हम लीजिंग को भी वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस मानते हैं। ठीक है? सो एग्रीमेंट इज़ बिटवीन द लीज़र एंड द लीज़ी एंड इस एग्रीमेंट को लीज़ एग्रीमेंट कहते हैं। लीज़र मतलब वो होता है जो जिसका एसेट होता है, who owns the asset and the company which takes the asset on lease is called as a leasing. मतलब जो कंपनी यूज़ कर रही है उस एसेट को, उसको लीज़ी कहते हैं। तो जब एक्सपायरी होती है लीज़ एग्रीमेंट की, ओनर वापस ले लेता है अपने एसेट को अपनी कस्टडी में। Under the lease agreement, ownership is to the asset never passes. Only possession of the asset passes from the leaser to the leasing. Leasing is not a loan. But when business wants a certain asset for short term or a medium period, lease can significantly reduce the financial requirement of the company to buy the asset. भाई हमको 10 करोड़ रुपए चाहिए होगा ना, कोई लैंड लेनी है, कोई मशीन लेनी है, तो 10 करोड़ आप लेके ही तो आओगे, तभी वो खरीद पाओगे। तो आप ना खरीदना चाहो और आपको वो लेनी भी है, तो आप ले सकते हो लीज़ पर। बस इसके इक्विवेलेंट आपको ये सोर्स तो बताना पड़ेगा, तो हम सोर्स में इसको लीज़ लिख देते हैं। भैया लीज़ पे हम लेके आए हैं, इसीलिए मेरा लीज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ फंड्स होता है। वेंचर कैपिटल, ये आखिरी हम सोर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बिकॉज़ वीडियो मेरा बहुत लंबा हो रहा है। Venture capital is normally provided in such projects where there is relatively high degree of risk and more capital is required. अब जहाँ पे 100-200 करोड़ रुपए चाहिए, वहाँ पे एक बैंक भी प्रोवाइड करने से थोड़ा डरता भी है, ना उसके पास इतनी लिक्विडिटी है कि वो दे पाए। रिस्ट्रिक्शंस बहुत है। इवन इंडिविजुअल हैं, ऐसे बहुत सारे या बड़ी-बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल अ वे में अगर कोई काम कर रहे हैं, उनके पास भी इतना 100-200 करोड़ या 1000 या 1 लाख करोड़ कभी-कभी रिक्वायर्ड होते हैं। 100 लाख करोड़ भी रिक्वायर्ड होते हैं, बट वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। बट एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 सीआर की रिक्वायरमेंट है कैपिटल की और एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे रिस्क भी बहुत है, कैपिटल भी बहुत है, तो वहाँ पे वेंचर कैपिटल बहुत काम आता है। फाइनेंस थ्रू द वेंचर सोर्स में नॉट बी अवेलेबल। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, भाई जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज़ हैं, जो जो मैंने अभी आगे मतलब पहले मैंने पढ़ा है, तो उनके थ्रू, इक्विटी के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, बॉन्ड के थ्रू इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल सकता। इसीलिए क्या करते हैं, मर्चेंट बैंकिंग डिविजन्स हैं या स्पेशलिस्ट बैंक है उसके लिए, वो क्या करते हैं, वो अलग-अलग सोर्सेज़ या लोगों से पैसा उठाते हैं। अब ये 100 करोड़ है, तो पीएनबी ने कुछ 5 करोड़ दे दिए, एसबीआई ने कुछ 15 करोड़ दे दिए, है ना? एचडीएफसी ने कुछ 10 करोड़ दे दिए, आईसीआईसीआई ने 10 करोड़ दे दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैंने कहा 5 करोड़ दे दिए। ऐसे करके सब कुछ ना कुछ या कोई अदर एनबीएफसीज़ हैं या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने पैसा लगा दिया। इसी को कहते हैं वेंचर कैपिटल बिकॉज़ यहाँ पे वेंचर बन रही है और जब ये लाइक एक मोटिव होता है, वो पूरा हो जाता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये हम कैपिटल वापस भी कर सकते हैं, ठीक? तो यही होता है हमारा वेंचर कैपिटल। देन you can now see that we have different sources of capital, internal and external. Retain earning, sales of asset. देखो, sales of asset भी हमारा one of the asset है। one of the financing है जिसको internal financing कहते हैं। जैसे retain earning है, प्रॉफिट में से हम लोग कुछ-कुछ हिस्सा निकाला करते हैं। ऐसे ही जब कहीं से पैसा नहीं मिलता, ना शेयर कैपिटल, ना डिबेंचर, ना वेंचर, ना बॉन्ड, ना बैंक लोन, इवन हमारे पास रिटेन अर्निंग भी नहीं है, बट आपके पास एक प्रॉफिटेबल अपॉर्च्युनिटी आई है, जिसके लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो आप कुछ ऐसे एसेट्स को हटा सकते हो, जिनको सेल करके आपको बहुत मतलब हटाने से कोई इतना बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, बट आपको कैश आएगा तो आप अच्छे वे में उसको पुट अप कर सकते हो और आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। इसीलिए सेल ऑफ एसेट्स का यूज़ होता है। बट हमारे पास इतने सारे सोर्सेज़ हैं, इन सोर्सेज़ को कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रॉफिटेबल होगा, इसके लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होता है, फीचर मतलब फीचर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। एप्रोप्रिएट कैपिटल या मिक्स कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्रॉफिटेबल हो, जो ऐसा मिक्स हो जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लीड अप
करे, मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा ना आए, कॉस्ट बहुत ज्यादा ना आए, कॉस्ट कम से कम हो, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम हो, जैसे कि हम अर्निंग को मैक्सिमाइज कर पाए। सॉल्वेंसी ऐसी होनी चाहिए आपकी, सॉरी, या ऐसी हमारे, अरे यहाँ तो जादू हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी मिक्स होनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर की, जो इंश्योर करे कि आप सॉल्वेंट रहो। ऐसा ना हो कि आप लाइक डेट के बोझ तले दब जाओ, कि जब आप ज्यादा से ज्यादा डेट लेते हो, आप कॉस्ट सेविंग तो करते हो बिकॉज डेट आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, बट it increases the risk of insolvency because you will have a permanent load of paying the interest whether you are in a profit or a loss. So एक ऐसा मिक्स होना चाहिए जो सॉल्वेंट आपको बनाए रखे और फ्लेक्सिबल हो, कभी भी आपको चेंज करना हो रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी, यू have that particular space, so that you can like change the your mix of your structure, right? Then we have a conservatism. So capital structure should be conservative in the sense that debt content of the total capital structure does not exceed the limit of the company can bear. Conservative, आप कंजर्वेटिव पे होने चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा लोन, बहुत ज्यादा डेट नहीं लेना चाहिए, उतना ही लो जितना आप बियर कर पाओ, इतना ना ले लो कि आप अपने एसेट्स को भी बेच दो तब भी नहीं आप दे पा रहे हो, इतना ही आपके पास डेट कैपेसिटी, मतलब डेट उतना ही लेनी चाहिए जितनी आपके अंदर डेट पेइंग कैपेसिटी हो, डेट एंड इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी। और कंट्रोल हमारा नेक्स्ट फीचर होता है कि अगर आपको अपने पास कंट्रोल रखना है तो अपनी इक्विटी ज्यादा से ज्यादा रखोगे, इक्विटी को डाइल्यूट नहीं करोगे या अदर हैंड में नहीं दोगे, ना ही डेट के ऊपर जाओगे, राइट? देन वी हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? दो ही मेन ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दो ही चीजें, वैल्यू बढ़ाओ और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करो, याद रखना इस चीज को। फॉर्म ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, अब हम अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, या तो पूरी पूरी इक्विटी ले लो, या तो खाली खाली इक्विटी और प्रेफरेंस ले लो, या इक्विटी डिबेंचर ले लो, या इक्विटी शेयर प्रेफरेंस और डिबेंचर तीनों का कोई मिक्स ले लो, बट हमको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ जाना चाहिए। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होती है जहां वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको कहा जाता है, वो मिनिमम हो। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कॉस्ट ऑफ डेट के ई और के डी, कॉस्ट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के डी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, बनाती है कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। ये मिनिमम हो और वैल्यू मैक्सिमम हो, ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को ही हम लोग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देयर शुड बी अ like nice blend between the different sources of financing. Now, quickly move ahead for the theories of capital structure, which is really very important topic. So, uh, yeah, I should continue this topic. I think, right? मेरे को continue करना ही चाहिए because आप पूरे वीडियो देखोगे तभी यहीं से कनेक्ट करके लेके जाओगे आगे। Theories of capital structure. Theories of capital structure में we have a 5 main important theory for your exam. Net income approach, net operating income approach, traditional theory of capital structure, MM approach and trade-off theory. बस एक चीज बता दूं, थ्योरीज जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक रिलेवेंट थ्योरी और एक इररिलेवेंट थ्योरी, जिसका एक रिलेवेंट इम्पैक्ट पड़ता है और इररिलेवेंट इम्पैक्ट पड़ता है। रिलेवेंट मतलब जब, अच्छा, डेट और इक्विटी दो ही चीजों का हमको यहाँ पे देखना है। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो डेट और इक्विटी का मिक्स ही बात कर रहे हैं, ये अजम्पशन है, डेट और इक्विटी है। तो डेट के आने से अगर इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, तो हम उसको रिलेवेंट इम्पैक्ट कहते हैं, और जब नहीं पड़ता है तो हमको उसे इररिलेवेंट इम्पैक्ट कहना पड़ता है। तो रिलेवेंट इम्पैक्ट वाली थ्योरी नेट इनकम अप्रोच और ट्रेड ऑफ थ्योरी है, रिलेवेंट वाली नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम थ्योरी है। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ है? ट्रेडिशनल थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच में लाई करती है, राइट? रिलेवेंस और इररिलेवेंस दोनों में ही आती है बिकॉज ये दोनों के बारे में बात कर रही होती है। आइए एक एक करके समझते हैं कि नेट इनकम अप्रोच क्या होता है। नेट इनकम अप्रोच किसने दिया है? डेविड डुरैंड ने, लिख लेना। इसको रिलेवेंस थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, एंड दिस थ्योरी सेज दैट देयर इज अ रिलेवेंस इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ वी मिक्स द डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। सिंपल सीधी बात कह रही है कि अगर हमारे पास
डेट आ रहा है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है, वैल्यू ऑफ द फर्म हमारे पास बढ़ जाती है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन हो रही है, वैल्यू ऑफ द फर्म ऊपर जा रही है। तो ग्रेटर द डेट capital employed, lower shall be the overall cost of capital and more shall be the value of the firm. Now, I will give one example over here so that you can connect with this particular topic. And you should write this also. Value of the firm is equals to what? EBIT, earning before interest and taxes upon KO, that is overall cost of capital. ठीक है, इसको आप लोग जरूर लिखो। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं एग्जाम्पल, जैसे मेरे को रिक्वेस्ट भी है ये चीज कि एग्जाम्पल से समझाऊं, ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल से ही समझाऊं, पर वीडियो लंबे हो जाते हैं। चलो, जैसे कि 1,000 रुपए हमारे पास कैपिटल है, डेट मैं पहले मानता हूं कि 200 है, और इक्विटी में मानता हूं 800 है। ठीक, अच्छा, डेट जो है वो 10% के हिसाब से मिल रही है, और इक्विटी मान लेते हैं कि 20% के हिसाब से मिल रही है। ठीक है, मैं ऐसे कुछ कह रहा हूँ कि इक्विटी में 20% हमको देना पड़ जाता है, और डेट में हमको 10% फिक्स्ड होता है। राइट, तो अभी फिलहाल के डी कितना होगा? के डी कितना होगा? तो 200 रुपीज का 10% कितना होगा? 20 रुपीज। और के ई कितना होगा? 800 इंटू 20% कितना होगा? 160। Am I correct? 160 is the correct answer, right? तो 160 रुपए इक्विटी से दे रहे हो, और ये हमारी 20। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? के ई प्लस के डी, है ना, मतलब 160 प्लस 20 कितनी आ रही है? 180, है ना। अगर मैं अज्यूम करता हूं कि हमारे पास जो ईबीआईटी है, वो मैं कहता हूं कि 1,000 रुपीज है ईबीआईटी, तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी हुई? 1,000 अपॉन 180, सिंपल, राइट। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 1,000 अपॉन 180, हाउ मच इट इज? इट इज द लाइक वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी 5.5, राइट, वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी 5.5। चलिए इस सिनेरियो को बदल देते हैं। अब इस सिनेरियो को बदल देते हैं, एक बार मैं यहां से यहां पे लिखता हूं, दूसरे कलर से लिखता हूं, ब्लू से यहां पे लिख रहा हूं कि डेट का रेशियो अभी हमारे पास, एक सेकेंड, और लाइट कलर लेते हैं। हाँ, डेट का रेशियो हमारे पास मान लो हो गया है इक्वल इक्वल मान लेते हैं। 500 हमारे पास डेट है और इक्विटी हमारे पास 500 है। ठीक है, 1,000 रुपए ऐसे आ गई। अब ईडी कितना होगा? 10%, 500 रुपए का कितना हो गया? 50 रुपए। और के ई कितना हो गया? 20%, 500 का मतलब कम हो गया यहाँ पे फिलहाल, तो 100 रुपए हो गया, है ना। के ई कितना हो गया? 100 प्लस 50 दैट इज 150। ठीक, वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी हो गई? क्योंकि हमारे पास ईबीआईटी 1,000 है, 150 अगर हम डिवाइड करते हैं 1,000 अपॉन 150, हाउ मच इट विल बी? 6.6, राइट। तो यू कैन सी दैट केओ पहले कितनी थी? केओ हमारे पास, ऊपर देखना, ठीक है, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं यहाँ पे। केओ हमारे पास कितनी थी? पहले कितनी थी? 180 थी, तो वैल्यू कितनी आ रही थी? 5.5। अब हमारे अब हमारे पास, okay, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब हमारे पास केओ चेंज जो है वो कितनी हो गई है? 150, मतलब केओ हमारे पास डिक्रीज हो गई है, बट वैल्यू जो है वो 6.6 हो गई है, दैट इज इंक्रीज हो गई है, राइट। होपफुली अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये बात। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं, इनके अजम्पशन को पढ़ते हैं। अजम्पशन क्या है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। इसको भी आप डायग्राम में देखोगे तो ये बात सही भी है। कॉस्ट ऑफ डेट चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है भाई, इसीलिए कम, कि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जो फिक्स ले रहा है तो उसको ज्यादा थोड़ी ना देंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उनको चाहिए चाहिए, इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इक्विटी का रिस्क बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनका रिटर्न भी बहुत ज्यादा है।
कॉस्ट ऑफ देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे assumption ये है कि रिस्क परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर इज नॉट अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ द डेट। डेट के डेट के जो लाइक आने से रिस्क होना चाहिए इन्वेस्टर को, इक्विटी इन्वेस्टर्स को, वो रिस्क लग नहीं रहा है, उनका रिस्क परसेप्शन इफेक्ट नहीं हो रहा, बिकॉज रिस्क अगर उनको लगेगा तो अपना रिटर्न बढ़ाएंगे। मैंने कहा ना, उनको रिस्क लगेगा ज्यादा तो उनका रिटर्न ज्यादा। यहाँ पे उनको रिस्क न्यूट्रल है, तो इसीलिए जो शुरुआत में ले रहे थे वो लास्ट तक है। आपने एग्जाम्पल में भी देखा था, जब मैंने डेट बढ़ाया था भी उनका 20% ही रिटर्न था, और जब कम था तब भी 20% ही था। आइए इस चीज को हम लोग डायग्राम में देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास केडी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे केओ डिक्रीज होता चला जा रहा है, और फाइनली हमारे पास इतना आ रहा है। राइट, आप यहाँ पे सिंपल सिंपल चीजें देख सकते हो, जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है। और क्योंकि यहाँ पे रिस्क परसेप्शन देख सकते हो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, जो उन्होंने शुरुआत में मांगा है वो आखिरी तक है, इसीलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन होती चली जा रही है। कि मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया और डायग्राम से भी, तो फुली ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बारे में। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच डेविड डुरैंड ने डिस्कवर करी है, फिर वही है। ऑपरेटिंग इनकम भी उन्होंने, नेट इनकम अप्रोच भी एनआई भी दी है, एनओआई भी दी है। एक्चुअली मैं काफी जब क्रिटिसाइज हुआ, देन उसके बाद उन्होंने इस चीज को माना कि नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है कि रिस्क होता ही नहीं है, रिस्क इन्वेस्टर्स को लगता ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बढ़ता चला जा रहा है और आपको कोई रिस्क ही नहीं लग रहा है। इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया और इन्होंने इस चीज को समझा। एंड ये बिल्कुल ऑपोजिट थ्योरी है हमारी एनआई की। एनआई कहती है रिलेवेंस, और ये एनओआई कहती है इररिलेवेंट। ये कहती है वैल्यू ऑफ द फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंट है। तो वैल्यू बढ़ती कैसे है, वैल्यू इफेक्ट कैसे होती है? वैल्यू इफेक्ट होती है मार्केट ट्रेंड से। मार्केट में कुछ ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं, उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, बट डेट प्रोपोर्शन विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू और इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ द फर्म। व्हाई ही सेज दिस? बिकॉज ये कहते हैं, इनका एक चीज मानना सही है कि देखो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, बट एक चीज इनका ये कहना सही है कि केडी जो है, कॉस्ट ऑफ डेट जो होती है, वो चीपेस्ट सोर्स है। मतलब डेट आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये तो मानते हैं वो। कहते हैं कि यूज ऑफ द लेस कॉस्टली डेट इंक्रीजेस द रिस्क टू द इक्विटी शेयर होल्डर। अब इनका मानना यही है कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा डेट अगर आप लेते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क लगने लगता है। दिस कॉजेस केई टू राइज increase as a result of the low cost advantage of the debt is exactly offset by the increase of the capitalization rate। इसका मतलब ये, सिंपल सीधी आसान भाषा में बताऊं कि जैसे मैंने 100 रुपए कैपिटल कहा था, राइट, 1000 रुपए जैसे कैपिटल कहा था, डेट में कह रहा था कि 20 है और इक्विटी हमने कहा था 80 है ना। तो इनके पास 20% था, इनके पास 10% था। मैं अगर डेट को बढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं 400, तो इनका रिटर्न एज इट इज 10% है। बट इक्विटी का यहाँ पे प्रोपोर्शन क्योंकि घट गया है, इनको रिस्क ज्यादा लगेगा, तो ये हो सकता है 30% अपना डिमांड कर दे। और अगर फिर मैं कहता हूं कि डेट को और बढ़ा दिया जाए, 300 कर दिया जाए, तो ये डेट तो 10 का 10 ही रहेगा, बट इक्विटी हमारे पास कम हो जाएगा, तो इनका हो सकता हो ये 35% आ जाए। कहने का सिंपल सीधा मतलब ये, डेट तो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आप एक हाथ से 10 रुपए बचाते तो हो, डेट को इंक्रीज करके, और मतलब मेरे पास कॉस्ट बचती तो है, 10 रुपए एक हाथ से बचाते तो हो, क्योंकि इक्विटी अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता है रिस्क होने से, इसीलिए वो 10 रुपए गंवा भी देते हो। तो एक हाथ से आपने 10 रुपए बचाए, एक हाथ से 10 रुपए गंवाए, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया? जीरो। तो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट क्यों रिमेन सेम एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म डज नॉट चेंज। यही चीज यहाँ पे बताई गई है, डायग्राम में देख सकते हो। जैसे जैसे केडी बढ़ेगा वैसे वैसे केई भी बढ़ेगा, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई असर आपको नहीं देखने को मिलेगा। राइट, इसलिए आपको समझ में आ रहा है? आप हमको कमेंट में जरूर बताओ, बिकॉज आई एम लाइव राइट नाउ, आई एम लाइव, राइट, आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हो सकता हो कोई ऐसी चीज हो पूछना चाहते हो तो मैं रिप्लाई भी करूं। assumptions of NOI।
मार्केट एनओआई के assumptions भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अज्यूम किया गया ना कि मार्केट कैपिटलाइजेस द वैल्यू ऑफ द फर्म एज होल। स्प्लिट बिटवीन द डेट एंड इक्विटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। डेट और इक्विटी के बीच का जो रेशियो है वो जरूरी नहीं है। मार्केट की वजह से वैल्यू बढ़ रही है घट रही है। बिजनेस रिस्क remain same, no corporate tax and debt capitalization remains constant। भाई वो 10% शुरुआत में भी था एंड लास्ट तक था। आप डायग्राम में भी पीछे देख सकते हो। यहाँ पे डेट हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है, बस के ही इंक्रीज हो रहा है, राइट। इसीलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई उतना असर नहीं पड़ा। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को हम लोग इमीडिएट अप्रोच भी कहते हैं। इसको इजरा सोलोमन ने दिया है और ये जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, ये दोनों ही थ्योरीज के बारे में बात करता है, रिलेवेंट एज वेल एज इररिलेवेंट, दैट इज एनआई एंड एनओआई अप्रोच, राइट। ये रिलेवेंस इररिलेवेंस दोनों के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में रिलेवेंस भी है बट एक हद तक, वो हद अगर पार करोगे तो इररिलेवेंट हो जाती है। तो cost of capital can be reduced and the value of the firm can be increased by the justifiable mix of the debt and equity। अगर आप justifiable mix करते हो डेट इक्विटी का तो आपकी वैल्यू बढ़ाई भी जा सकती है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम भी करी जा सकती है। तो क्यू कैन बी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द डेट कैपिटल अप टू अ रीजनेबल लेवल। भाई एक लेवल है, वहां तक अगर करते हो तो ठीक है, बट अगर आप उसके बियॉन्ड ट्राई करोगे तो केओ आपका राइज होने लगेगा। आइए इसको हम लोग डायग्राम में समझते हैं, राइट। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल सीधी लाइन बना पाऊं। ओके, तो सारी चीजें लगभग सेम है ना। ये हमारी डिग्री ऑफ लीवरेज है, ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, राइट। ये हमारे पास केडी है। ओके, मैं अलग अलग पेन का यूज कर लेता हूं। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है जो अभी आ रही है, राइट। सीधी जा रही है, अभी देखो रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं हो रहा है, फिर धीरे 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 इंक्रीज हो गई, फिर एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, राइट, जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है देखो, ठीक है। बट एक हद तक अगर है तो ठीक है। अब चलिए, तो जब तक वो सेम थे लगभग यहां तक, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज भी हो रही थी। बट जब हल्का हल्का बढ़ने लगे तो ये एक बराबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वो भी राइज होने लगेगा। थोड़ा डायग्राम इधर उधर में है, बट आप एक बार इसको देख लो। ठीक है, ओके। देखो ये मैंने लिमिट बना दी, ठीक है। लाइन थोड़ा सा सीधी नहीं है, L1 और L2 इसका मैं पीडीएफ वगैरह जब दूंगा तो उसमें बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा एक ऐसा लाइक ऑनलाइन लाइब्रेरी बना दूंगा जहां से आप ये चीजें एसेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो एक पोर्शन जो कि ये वाला है, जो एनआई को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज भी हो रहा है और वैल्यू आपको बढ़ती हुई भी यहाँ पे दिखाई ही देगी। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास के ही नहीं बढ़ रहा है, बट ये लिमिट तक। अगर इस लिमिट के बाहर जाओगे, डेट को और भी ज्यादा इंक्लूड करते जाओगे, तब ये हल्का हल्का बढ़ने लगेंगे। इसीलिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमारा घटेगा नहीं, बराबर में आएगा। बट जब आप इस लिमिट को भी क्रॉस कर दोगे तब भाई गलत हो जाएगा। तब ये एकदम से अपना डिमांड हाई कर लेंगे, एक्सपेक्टेशन हाई कर लेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अब आपकी बढ़ने लगेगी। यही होता है हमारा ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। होपफुली आप लोगों को समझ में आया। तो हम लोगों ने क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी, वो ये देखी कि cost of capital can be reduced or the value of the firm can be increased with the justifiable mix of the debt and equity। तो उसी से हमारा क्या बनता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है तो वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है क्योंकि हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती है। बट जस्टिफाइबल मिक्स होगा तब। बट अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा डेट पे डेट डालते जाओगे, इक्विटी हटाते जाओगे, तो क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा। और यही इम्बैलेंस के को राइज करेगा एंड कॉन्सिक्वेंटली के को भी राइज करेगा, जैसे आपने डायग्राम में देखा। अब आते हैं एमएम थ्योरी, मोदी मिलर अप्रोच। दिस थ्योरी वाज इन्वेंटेड बाय मोदी, गिलानी एंड मिलर। ये आइडेंटिकल है विद एनओआई अप्रोच। तो जब आइडेंटिकल है तो इन्होंने दिया क्यों, पढ़ना क्यों, क्योंकि इनकी दो चीजें जरूरी हैं। इन्होंने डेट को चीपेस्ट सोर्स माना नहीं,
टैक्स सेविंग इफेक्ट माना नहीं, और इनके अजम्पशंस जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। इन्होंने आर्ग्यू किया कि इन द एब्सेंस ऑफ द टैक्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म आर नॉट अफेक्टेड। तो इन्होंने डेट को जब माना ही नहीं है तो कंसीडर ही नहीं किया, सीधे सीधे इन्होंने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सेम रखा। कहा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इरेलेवेंट है, वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंडेंट नहीं है हमारी डेट और इक्विटी से। तो इन्होंने केओ को एज इट इज ऐसे का ऐसे ही माना, डेट और इक्विटी का इंक्लूजन इन्होंने देखा ही नहीं, बताया ही नहीं। इनके कुछ अजम्पशन है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप अजम्पशन ऑफ एमएम को जरूर याद करके जाओ। इनका पहला अजम्पशन है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट एग्जिस्ट करती है। और परफेक्ट कैपिटल मार्केट बनती कैसे भाई, ये भी अजम्पशंस ही हैं हमारे, ठीक है। अगर इनसे हटके ये भी आ जाए तो ये भी अजम्पशंस है, बट मैंने इसको और अच्छा रिफाइन कर दिया है कि कैपिटल मार्केट, परफेक्ट कैपिटल मार्केट कैसे बनती है। परफेक्ट कैपिटल मार्केट मतलब ये भी अजम्पशन है कि इन्वेस्टर्स हमारे फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटी हो। अब सिक्योरिटी बाय करने में, सेल करने में बिल्कुल फ्री हैं, रैशनली बिहेव कर रहे हैं, मतलब बहुत लॉजिकली बहुत सारी चीजें अच्छे से एसेस करके देन ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको सारी इंफॉर्मेशन है, वेल इन्फॉर्म्ड, एंड इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉस्टलेस है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कोई नहीं होती है, जैसे कि ब्रोकरेज चार्ज, कमीशन चार्ज, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये सारी चीजें है ना, मतलब सिक्योरिटी कॉस्ट या टैक्स, ये सब नहीं होता। दे कैन बोरो फंड्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, है ना। तो ये सब बनाती है परफेक्ट कैपिटल मार्केट। और फर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोजेनियस रिस्क क्लास, मींस देयर इज सेम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है, इसको नोट कर लो, मार्क कर लो भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रिटेंशन रेशियो लिख दिया जाता है, रिटेंशन रेशियो इज 100%, तो वो गलत है। डिविडेंड रेशियो इज 100%, बिकॉज जब रिटेंशन 100 है तो डिविडेंड 0 है, और डिविडेंड 100 है तो रिटेंशन 0, और रिटेंशन 100 है तो डिविडेंड 0, ठीक है। ओके, 1 माइनस आर ही बनता है हमारे पास डिविडेंड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अच्छा देखो, दो चीजें हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो कभी कभी लिखा रहता है 0, तो वो भी गलत है। अगर रिटेंशन पे आउट रेशियो 100 है तो वो भी गलत है, तो ध्यान देना यहाँ पे, पर कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता। यही अजम्पशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनकी जो थ्योरी आप देखोगे, इनकी अजम्पशन देखोगे, कितना ज्यादा लाइक ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, पे आउट 100% है, टैक्स नहीं है, और वेल इन्फॉर्म्ड एंड कॉस्टलेस है, रैशनली बिहेव करते हैं। मतलब इनके असम्पशन थोड़े से अलग ही तरीके के हैं। और ऊपर से इन्होंने कहा कि डेट चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं, इनको क्रिटिसिज्म बहुत मिला कि नहीं ऐसा कैसे, तो इसीलिए इन्होंने फिर ट्रेड ऑफ थ्योरी को इन्वेंट किया। 1963 में एक आर्टिकल लिखा जहां पे इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि वैल्यू ऑफ द फर्म will increase and the weighted average cost of capital will decrease with the use of the debt in the capital structure. Because after many criticism, इन्होंने टैक्स सेविंग इफेक्ट को माना, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा है, टैक्स सेविंग इफेक्ट होता है डेट इंस्ट्रूमेंट में, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं जिनका कैपिटल पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की पूरी क्लास, राइट। थोड़ी सी लेंदी वीडियो हो गई है, बट क्योंकि मैंने लाइव नहीं लिया तो मैंने इस तरीके से ले लिया। आई वॉज नॉट वेल, बट मैं किसी तरह अभी फिलहाल सही हूँ, बट उस टाइम पे सही रहूंगा कि नहीं मेरे को नहीं पता। इसीलिए मैंने अभी आपका टाइम वेस्ट ना हो, ये सारी चीजें ऐसे ना जाए, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया और आपको यहाँ पे दे दी चीजें। आप लोग पढ़ो, समझो, देखो, अच्छे से अपने नोट्स को बनाओ। कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को आप कमेंट्स के थ्रू पूछो, कोई सजेशन है तो वो भी आप हमको जरूर दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, एंड मैं यहाँ पे ये क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाय बाय।